नमस्कार बच्चा लोग, मैं रवि कुशवाहा भावना यस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो कि पॉलिटी पे है। हमने इससे पहले 4 अपने देख लिए थे फंडामेंटल राइट्स। आज 5वां देखना था। 5वां हमारा क्या है? देखिए, 5वां है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 29 में है और 30 में है। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपके क्या कल्चरल, जो आपके कल्चर के लिए क्या आपको अधिकार दिए गए हैं, आपके एजुकेशनल में क्या अधिकार दिए गए हैं, आप कैसे कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपनी एजुकेशन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये इसी के बारे में पूरा बताया गया है। देखिए, जब ये अधिकार है, ये कहा जाता है कि ये किसके लिए है? माइनॉरिटी के लिए, जो अल्पसंख्यक है उनके लिए है। पर जो 29 है, आर्टिकल 29 है, वो पूरी तरह से माइनॉरिटी के लिए नहीं है, माइनॉरिटी के लिए भी है और जो बहुसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक के लिए भी है, बहुसंख्यक दोनों के लिए है। पर जो आर्टिकल नंबर 30 है, वो पूरी तरह से किसके लिए है? माइनॉरिटी के लिए है। क्योंकि आर्टिकल नंबर 29 में अल्पसंख्यक का कोई अल्पसंख्यक नाम का शब्द यूज़ नहीं किया गया, इस वर्ड का प्रॉपर यूज़ नहीं किया गया है। अब अगर एक बात ध्यान दें, आप थोड़ा सा गौर करिए, सोचिए कि ऐसा क्या रहा होगा, क्यों संविधान बनाने वालों ने इस आर्टिकल को, इस अधिकार को संविधान में जोड़ा। देखिए, एक सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। उनका ये मानना रहा होगा कि अगर मान लीजिए कभी भविष्य में ऐसा होता है कि अगर कोई सरकार ऐसी आती है जो पूर्ण बहुमत से हो, और किसकी हो? बहुसंख्यक वर्ग की हो। अगर बहुसंख्यक वर्ग की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में आती है, तो वो कोई ऐसा कानून ना बना दे, कोई ऐसा लॉ ना बना दे जो कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको नुकसान पहुंचाए या फिर उनके खिलाफ हो। ऐसा कोई कानून ना बना दे कि तभी उनको अपने अधिकारों का प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचा के रखने के लिए एक उनको अधिकार दिया गया, जो कि इसके तहत दिया गया है ना। तो बस उन्हीं के संरक्षण के लिए, उसी को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल में संविधान में डाला गया। आइए समझते हैं हम लोग इसका जो आर्टिकल नंबर 29 है, पहला क्या कहता है। ये आर्टिकल नंबर 29 है, वो बेसिकली किसकी बात करता है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। इसके 2 क्लॉज हैं। पहले क्लॉज क्या कहता है? 29 का 1 क्या कहता है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग, ध्यान रखेंगे, जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करूँगा वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। इस आर्टिकल में साफ साफ कहा गया है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग, क्या बोला गया? प्रत्येक वर्ग। अब जब प्रत्येक बोल दिया, इसका मतलब कि चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे वो अल्पसंख्यक हो, दोनों की बात कर रहा है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा वर्ग है, चाहे वो अल्पसंख्यक से हो चाहे बहुसंख्यक से हो, अगर उसकी अपनी कोई भाषा है, अपनी कोई लिपि है, अपनी कोई पर्सनल संस्कृति है, तो ऐसे ही इंसान को, उसको बचाने के लिए, अपनी भाषा को बचाने के लिए, अपनी लिपि को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो उसके खिलाफ कदम उठा सकता है, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। और इसमें एक बात और कही गई कि अगर पार्टिकुलर भाषा की बात है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए किसी समुदाय में 10 लोग बचे हुए हैं, उनके समुदाय के 10 लोग बचे हुए हैं, और 10 लोगों को एक भाषा आती है जो भाषा समाज में और लोगों को नहीं आती है, उनकी एक पार्टिकुलर भाषा है, लिपि है। तो अब उनको ये पता है कि हमारे बाद इस भाषा को बोलने वाला कोई नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगी। तो वो क्या कर सकते हैं? उस भाषा को बचाने के लिए कुछ न कुछ कदम उठा सकते हैं, सरकार से हेल्प मांग सकते हैं, सरकार से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। और अगर सरकार ना सुने तो क्या कर सकते हैं? तो इसी में कोर्ट द्वारा बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए जजमेंट में बोला कि अगर कोई इंसान अपने भाषा के लिए प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने भाषा को बचाने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है, तो उसे आंदोलन करने का भी अधिकार होगा। ये सिर्फ भाषा के लिए बोला गया है कि अगर वो भाषा बचाने की बात कर रहा है और अगर उसकी बात नहीं सुनी जा रही तो आंदोलन भी कर सकता है ना। तो आंदोलन करने की बात कहाँ पे आई? सिर्फ भाषा को लेकर। अगर भाषा की बात चल रही है तो आप आंदोलन भी कर सकते हो, आंदोलन करना भी आपका अधिकार है। ठीक, ये बात हो गई आर्टिकल नंबर 29 के क्लॉज 1 की। अब भैया इसी का 29 का क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 ये कहता है कि शिक्षक संस्थानों में धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा ही क्लॉज, अगर आपको याद आ रहा होगा, एक ऐसा ही आर्टिकल हमने पढ़ा था, किसमें? आर्टिकल नंबर 15 में पढ़ा था, पर उसमें भाषा की बात नहीं थी, ठीक है ना, पर इसमें भाषा भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो दूसरा आर्टिकल है, जो दूसरा क्लॉज है इसका, कि शिक्षा संस्थान, जितने भी शिक्षक संस्थान हैं, आप मोटा मोटा समझिए, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनकी बात चल रही है, जहाँ पे सरकार द्वारा जो वित्त पोषित होती हैं, वहाँ पे आप किसी भी व्यक्ति को जब प्रवेश होता है, उनके प्रवेश पे आप उनके धर्म के आधार पर आप उन्हें नहीं रोक सकते हो कि ये तो
इस धर्म का है तो यहाँ कैसे आ सकता है, ये तो फला मूल वंश का है तो इसे यहाँ पे हम नहीं रखेंगे, नहीं आने देंगे, ये तो छोटी जात का है इसे नहीं आने देंगे। मैं पहले बता दूँ, मैं छोटी और बड़ी जात नहीं मानता हूँ। मेरे हिसाब से इंसान की सिर्फ एक ही जाति होती है, वो होती है मनुष्य, होमोसेपियन, इंसानियत, उसके अलावा कोई जाति नहीं होती है। पर ऐसा कहते हैं, ये कि समाज की गंदगी है, इसको मिटाना चाहिए। छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, हर इंसान बराबर होता है। बिना कपड़ों खड़ा कर दो दोनों को, एक बड़ी जात वाले एक छोटी जात वाले को, फिर बताओ कि दोनों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं होता है, हर इंसान बराबर होता है। छोटा बड़ा पता नहीं किसने बना दिया, पर सो कॉल्ड कहने वाले लोग ऐसा कहते हैं। चाहे वो किसी जाति का हो, आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते हो किसी संस्थान में प्रवेश के दौरान, उसकी कोई भाषा हो। अब मान लीजिए किसी की भाषा ऐसी है जो किसी को समझ में नहीं आ रही, पर है तो भाषा ही, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आपकी ये वाली भाषा इसलिए हम आपको अपने संस्थान में प्रवेश नहीं देंगे। तो कोई भी सरकारी संस्थान किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, ये दोनों क्लॉज हो गए इसके। पर इसमें एक बात और है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही, ये नोट है उसके लिए। मैंने शुरू में बताया, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए उसने कहा कि जो आर्टिकल 29 है वो सभी के लिए है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि इसमें कोई भी अल्पसंख्यक शब्द का नाम नहीं लिया गया है। तो ये जो आर्टिकल नंबर 29 है ये माइनॉरिटी के लिए भी है, और जो यहाँ के बहुसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक दोनों के लिए है ये। आइए समझते हैं आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल नंबर 30 में दो क्लॉज हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। इसमें जो मेन बात कही गई है वो क्या कही कि शिक्षण संस्थानों में उसकी जो स्थापना करने का अधिकार है वो आपका मूल अधिकार होगा। जो ये बेसिकली माइनॉरिटी के लिए ही बताया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे दो चीज़ आप पढ़ेंगे, एक धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक है और एक जो भाषाई आधार पर है। जो आर्टिकल नंबर 30 कहता है वो कहता है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना आपका मौलिक अधिकार है। किसके लिए है ये? अल्पसंख्यक के लिए है। देखिए, इसका जो क्लॉज 1 है वो क्या कहता है कि सभी अल्पसंख्यक, अब देखिए यहाँ पे सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो, चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो, चाहे वो धर्म के आधार पे कम लोग हों, चाहे वो कम भाषा बोलने वाले, है ना, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो, चाहे भाषाई अल्पसंख्यक हो, उन्हें इच्छा अनुसार शिक्षा संस्थान स्थापित करने, यहाँ पे एक चीज़ लिख लीजिए, स्थापित करने और प्रशासन करने दोनों होगा, कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो, चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो, उन्हें इच्छा के अनुसार शिक्षा संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार होगा। यहाँ पे साफ साफ इसका मतलब ये निकल रहा है कि आपका आर्टिकल नंबर 30 का जो क्लॉज ए है वो ये कहता है कि चाहे वो धार्मिक धर्म के आधार पर कोई कम हो आपके देश में, या फिर चाहे वो भाषा के आधार पर, जो कम भाषा बोलने वाले होते हैं, जिस भाषा को बोलने वाले कम लोग होते हैं उसे भाषाई अल्पसंख्यक कहा जाता है, और जिस धर्म को मानने वाले कम लोग होते हैं उसे धार्मिक अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक हो, चाहे भाषाई अल्पसंख्यक हो, दोनों ही लोग अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अनुसार शिक्षण संस्थान का स्थापित कर सकती हैं, है ना। यही कहा गया है कि वो अपने अनुसार और उसका प्रशासन भी कर सकती हैं। वो अपना शिक्षण संस्थान खुद स्थापित करें, और उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, उनको प्रशासन कैसे करना है, चलाना कैसे है, ये भी वो खुद करेंगे, है ना। तो ये बात कहाँ कही गई है? आर्टिकल नंबर 30 के 1 में कही गई है। और दूसरी बात, और इसमें एक बात और समझेंगे कि जो आर्टिकल नंबर 30 का क्लॉज 1 है उसमें एक बात और मतलब अंडरस्टूड है कि जो ये आर्टिकल नंबर 30 का 1 है, अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि इसे प्रशासन की बात कर दी तो अब आप प्रशासन भले कर सकते हो, पर टीचरों की नियुक्ति क्या है, कैसे आप, मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि जैसे अगर मान लीजिए कोई माइनॉरिटी या जो ग्रुप होगा, अब वो किसी ऐसे व्यक्ति को वहाँ पे अपॉइंटमेंट कर दे जो गलत बातें सिखा रहा हो, अदर धर्म खिलाफ पे जहर घोल रहा हो, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। वहाँ पे जो लोग होंगे वो लोग एक वेल एजुकेटेड लोग होंगे और समझदार लोग ही होंगे। उसका काम सरकार ही करेगी कि उन्हें कैसे लोगों को वहाँ पे अपॉइंट करना है, एक जो शिक्षा संस्थान पे होंगे, है ना। पर उनका जो मैनेजमेंट है वो कौन कर सकता है? वो शिक्षण संस्थान कर सकते हैं। अब इसमें एक बात और भी है कि जैसे मान लीजिए, अब इसका ये मतलब नहीं है, पर इसमें एक चीज़ मतलब अंडरस्टूड है कि जैसे भी हमने इसके पहले वाले आर्टिकल में पढ़ा था, 29 आर्टिकल का जो क्लॉज बी पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा कि आप किसी भी इंसान से जाति, धर्म, मूल वंश, भाषा इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होगी। संविधान में लिखा है कि ये इसके अधीन है, आर्टिकल 29 के क्लॉज बी के अधीन है। जो चीज़ें वहाँ लिखी वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ भी लगाई गई हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि अब कोई कॉलेज है वहाँ आप किसी और को पढ़ने से रोक दो। आपने स्टेबल तो कर लिया, जैसे मान लीजिए
हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अब कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सिर्फ मुस्लिम के बच्चों को ही पढ़ाओगे। वो अगर कोई हिंदू का बच्चा वहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है तो ले सकता है। और जैसे मान लीजिए कोई हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू के बच्चे ही पढ़ेंगे, वहाँ मुस्लिम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्थापना आप भले कर सकते हो पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हो, जाति, वंश, मूल, भाषा, इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। बात खत्म। आर्टिकल 30 का जो सेकंड क्लॉज है वो क्या कहता है, वो कहता है कि राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान को जो सहायता देने से इस बात से भेदभाव नहीं कर सकता है कि वह संस्था अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया गया है। जैसे जब भी कोई सरकारी स्कूल में अनुदान मिलता है, आपको भी पता है कि जब कोई जो सरकारी संस्थान होता है, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो स्कूल हो, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है, सरकार से आता है। अब सरकार ऐसा नहीं कर सकता है कि जब मान लीजिए सरकार किसी एक खास वर्ग की है, अब वो ऐसा कर दे कि अपने वर्ग वालों को ही सारा पैसा दे दे, इनको दे ही ना, ऐसा नहीं कर सकता है। वो सबको इक्वली ट्रीट करेगा, चाहे वो अल्पसंख्यक का संस्थान हो, चाहे वो बहुसंख्यक का हो, चाहे दोनों का हो, चाहे किसी का ना हो, जो भी ट्रीटमेंट होगा दोनों के साथ बराबर होगा। जितनी उनको सहायता देनी पड़ेगी बहुसंख्यक समाज के लोगों को, उतनी ही देनी पड़ेगी इनको। जितना वो सरस्वती स्कूल को देंगे उतना ही वो मदरसे को भी देंगे। उनको हर सभी जितने शिक्षा के संस्थान हैं सबको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। आप इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो कि उस संस्था का जो मैनेजमेंट है, जो उसको स्थापना करने वाला है, वो कौन है, अल्पसंख्यक है, तो ये संविधान खिलाफ हो जाएगा। तो यही सब प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए इस संविधान में क्लॉज डाला गया है ना। तो हमने यहाँ पे 4 बातें सीखी, 2 क्लॉज सीखे हमने 29 के और 2 क्लॉज 30 के। तो यही सब था, यही आज हमारा ये सेकंड लास्ट फंडामेंटल राइट्स है। इसके बाद एक और बचेगा, इसके बाद हम ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।